सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम बीए तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ और इसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। विषय क्षेत्र का हम बिंदु रूप में अध्ययन कर रहे थे। वहीं जो इसका तीसरा बिंदु अर्थात प्रादेशिक अर्थतंत्र का भूविज्ञानिक संगठन प्रतिरूप, इसका हम अध्ययन अब स्टार्ट करेंगे। अर्थात अंतर प्रादेशिक एवं प्रादेशांतरिक अंतरक्रिया। प्रत्येक प्रादेशिक अर्थतंत्र का भूविन्यासिक संगठन प्रतिरूप या काल क्रमिक विकास विशिष्ट होते हुए भी पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होता। यह अपने निकटस्थ या दूरस्थ प्रदेश के अर्थतंत्र से न्यूनाधिक रूप में जुड़ा होता है। फलतः लघुतम इकाई का अर्थतंत्र किसी न किसी रूप में संपूर्ण विश्व से जुड़ा होता है। फलतः एक की गतिविधि का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मध्य पूर्व में तेल की कीमतों के घटने और बढ़ने के कारण संपूर्ण विश्व को न्यूनाधिक रूप से प्रभावित करती है। हमने पूर्व में भी देखा था कि 1973 के बाद ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण संपूर्ण विश्व के उद्योग, परिवहन धंधे प्रभावित हुए थे। इसी प्रकार कृत्रिम धागों से वस्त्र बनाने वाले उद्योगों के विकास के फलस्वरूप विश्व के वस्त्र उद्योग का प्रादेशिक स्तर पर वितरण प्रतिरूप बिल्कुल बदल गया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत में जूट उद्योग का भूविन्यासिक प्रतिरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। जूट उद्योग में जिस प्रकार से हमने भारत पाकिस्तान से पूर्व जो जूट की मिलें थी वो पाकिस्तान में और जूट का उत्पादन भारत में उसके पश्चात में देखने को मिला। अर्थात इसके कारण जो जूट उद्योग पर प्रभाव पड़ा वह हमें दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार किसी एक वस्तु के उत्पादन में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसका संपूर्ण वैश्विक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है कि विश्व के अनेक प्रादेशिक अर्थतंत्र विलग एवं विशिष्ट होते हुए भी एक वृहद तंत्र में आबद्ध है। फलस्वरूप अंतर प्रादेशिक एवं प्रदेशांतरिक अंतरक्रिया अवश्यंभावी है। यहाँ हमने पूर्व में भी मैंने बताया था कि अंतर प्रादेशिक अर्थात एक प्रदेश के अंतर्गत और प्रदेशांतरिक यानी दो प्रदेशों के अंतर्गत क्रिया है। अंतर प्रादेशिक और प्रदेशांतरिक अंतरक्रिया प्रादेशिक विशेषीकरण एवं परिवहन संचार साधनों के स्वरूप पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से आर्थिक भूगोल को प्रादेशिक आर्थिक अंतरक्रिया एवं उसके भूविन्यासिक संगठनात्मक परिणामों का अध्ययन करने वाला विषय माना जा सकता है। इसी कड़ी में हम चौथा बिंदु जो उक्त तीनों का मिश्रण अर्थात विशेषतः पारिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन हम इसमें देखेंगे। यदि किसी प्रदेश के अर्थतंत्र पर दृष्टिगत किया जाए तो मालूम होता है कि अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है तथा परस्पर अनुक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है। एक और अर्थतंत्र की मूल विशेषताएं प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल होती है तो दूसरी ओर प्राविधिक विकास अर्थात टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। यह दबाव जब अतिशय की सीमा पर पहुंचने लगता है तो पारिस्थितिकी की संतुलन भंग हो जाता है और पर्यावरण के संसाधनों का सम्यक उपयोग के अभाव में दरिद्रता दुष्चक्र के प्रारंभ होने का खतरा होता है। इसके लिए प्रत्येक प्रकार के संसाधन के लिए समुचित प्राविधिक
प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार संसाधन एवं गुणात्मक जीवन स्तर का सम्यक समीकरण स्थापित करना अपरिहार्य है। अतः अर्थतंत्र के भूविन्यासिक संगठन का इस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समायोजन करना आर्थिक भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्यों को केंद्र में रखकर रुडोल्फ वेटगेंस ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी है कि आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधन तथा मनुष्य के आर्थिक कार्यों की अन्योन्यान क्रिया का अध्ययन एवं विशेषतया तज्जनित सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करता है। अतः हमने अभी तक यह जाना कि आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है 4 बिंदुओं के रूप में हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। इसे पूर्ण दोहराव के द्वारा मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रथम बिंदु विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक प्रतिरूप। दूसरा, प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया। तीसरा बिंदु, अंतर प्रादेशिक या प्रदेशांतरिक अंतर क्रिया। चौथा, उक्त तीनों का पर्यावरण विशेषतः पारिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। अब क्रमशः हम आर्थिक भूगोल का क्रम विकास एवं इसकी बदलती परिभाषाएं को देखेंगे। आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप का विकास प्रधानतः 20वीं शताब्दी में ही हुआ। विषय क्षेत्र का विकास प्रधानतः मनुष्य के आर्थिक कार्यों के विस्तार एवं जटिलता से जुड़ा है। दोनों ही क्षेत्रों में 20वीं शताब्दी में प्रगति हुई है। यही कारण है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में इसकी विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं। आर्थिक भूगोल के विकास को हम मुख्यतः 4 चरणों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक युग, आज हम केवल प्रारंभिक युग का ही वर्णन करेंगे। क्रमशः प्रारंभिक युग, अंतर विश्व युद्ध काल, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल और उत्तर आधुनिक काल। प्रत्येक युग की अन्य युगों की प्रवृत्तियां भी न्यूनाधिक मिलती है। इन युगों का आधार विशिष्ट मान्यताओं एवं प्रवृत्तियों पर परिवर्तन है और स्वभावतः विभाजन रेखा है, एक तिथि नहीं वरन एक संक्रमण काल का द्योतक है। प्रारंभिक युग भूगोल के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक डार्विनवाद के प्रभाव से मिलती है। मानव के वर्तमान आर्थिक कार्यों की व्यापकता की नींव औद्योगिक क्रांति से बढ़ी। दोनों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना प्रभाव छोड़ा। अतः स्वभावतः आर्थिक भूगोल के स्वतंत्र अस्तित्व का बीजारोपण भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उदय वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ और 1862 में एंड्री की विश्व व्यापार का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिससे वाणिज्य भूगोल का भी श्री गणेश किया गया। वाणिज्य भूगोल में विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़े ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यूरोप में इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत महत्व था। सर्वप्रथम 1882 में जर्मनी के गोतज ने आर्थिक भूगोल का वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थों में व्यवहार किया। उन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्रकृतिगत विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह परिभाषा उस युग के भूगोल में रोजेल के मानव भूगोल द्वारा स्थापित प्रचलित मान्यताओं के अनुकूल थी। उस नीतिवाद युग में हमने पूर्व में भी नीतिवाद का अध्ययन किया था। नीतिवाद अर्थात जो प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया है, जो प्रकृति को ज़्यादा प्रबल रूप में मानता है, वह विचारधारा नीतिवाद, और मानव को गौण मानता है। उस नीतिवाद युग में मानवीय पक्षों का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण से उनका संबंध दर्शाने के दृष्टिकोण से किया जाता था, क्योंकि मनुष्य के कार्यों को प्रकृति द्वारा निर्धारित माना जाता था। इसी मान्यता के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन पर विभिन्न प्राकृतिक तत्वों, मृदा, जलवायु के प्रत्यक्ष प्रभाव का विवेचन करना आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बन गया। अतः इस परिभाषा के अनुरूप आर्थिक भूगोल में व्यापार के अलावा वस्तुओं का उत्पादन भी आ गया, जबकि वाणिज्य भूगोल में मात्र व्यापार के आंकड़े थे। साथ ही जो देश व्यापार में पिछड़े थे
उनका अध्ययन भी इसमें नहीं होता था। गोतज की परिभाषा अनुसार विभिन्न भागों की प्रकृतिगत विशेषताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र बन गया। गोतज ने आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किया, परंतु यह मात्र जर्मनी तक सीमित रहा। ब्रिटेन में चिसोल्म, अमेरिका में आइटनबैक, स्मिथ आदि वाणिज्य भूगोल को परिचय देते रहे। प्रथम महायुद्ध तक यही स्थिति रही। इस प्रकार इस समय आर्थिक भूगोल का प्रारंभ हो गया था, परंतु उसका अध्ययन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत सीमित रहा। अतः हमने आज आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र का पूर्व में दिए गए वीडियो के साथ क्रमशः उनको बिंदुओं को लेते हुए अध्ययन किया और आर्थिक भूगोल के विकास क्रम और बदलती परिभाषाओं में हमने प्रारंभिक युग का अध्ययन किया। ये नोट्स आपको PDF रूप में भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आगे के वीडियो में हम क्रमशः इसको लेंगे। धन्यवाद।